नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ अब तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने किया भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। पीएम ने कहा, आज का भारत अपनी बात भी रखता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों की फिर से जांच करने का फैसला किया। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी होगी मुलाकात। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में इस समय मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया। किस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम की लेकर के आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ आज भारत बन रहा है। न्यू इंडिया किस तरह से पूरी दुनिया के आगे है। प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की तस्वीर इस प्रदर्शनी में साफ तौर पर दिखाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि आप अपनी विरासत को किस तरह से संजो सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो प्रदर्शनी भी एक उसी तरह का माध्यम है, भारत की विरासत को दिखाता हुआ। भारत की विकास गाथा किस तरह से आगे बढ़ रही है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की प्रगति किस तरह से दुनिया के आगे है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत ने किस तरह से चंद्रमा पर अपने कदम रखे। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से भारत चंद्रयान की सफलता, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से भारत की 2047 तक की जो विकसित भारत की यात्रा है, उसको लेकर के किस तरह से प्रवासी भारतीयों का योगदान भी अभूतपूर्व रहेगा। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का उद्घाटन, और उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का दिन
ओडिशा भुवनेश्वर के लिए बेहद खास और प्रवासी भारतीयों के लिए खास तौर पर बेहद ही अहम और खास 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों से आए प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उसके बाद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरह से कदम कदम पर भारत ने अपनी विरासत को संजो रखा है, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ये 4 प्रदर्शनियां जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिनमें रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और ओडिशा की विरासत व संस्कृति शामिल है। इन 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद उसका अवलोकन भी किया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से ओडिशा की विरासत और संस्कृति संजोई हुई है। इस प्रदर्शनी में रामायण की विरासत को भी दिखाया गया, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान को भी साफ तौर पर प्रदर्शित किया गया है। मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और उसके साथ साथ ओडिशा की विरासत और संस्कृति भी इस प्रदर्शनी में शामिल है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, तो ये प्रदर्शनी प्रवासी भारतीयों के लिए बेहद ही खास और अहम हो जाती है कि भारत की जो विकसित भारत की यात्रा है 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसकी दिशा में किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। रामायण की विरासत को संजोए हुए है ये प्रदर्शनी, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत की झलक दिखा रही है ये प्रदर्शनी, जिसमें प्रवासी भारतीयों का योगदान। इन 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। भारत किस तरह से अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया में अब न्यू इंडिया का जो दृश्य है, जो चेहरा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब भारत न केवल अपनी बात रखता है, बल्कि अन्य देशों की आवाज़ को भी मंच पर रखने का मादा रखता है। और ये वो प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो रामायण की विरासत को दर्शाती है, भारत की प्रौद्योगिकी और विकसित भारत की जो यात्रा है उसे दर्शाती है। साथ ही मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और ओडिशा की विरासत और संस्कृति को भी साफ तौर पर दर्शा रही है। तो 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया और उसके बाद वहां पर लगी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, उसका उद्घाटन किया, उसके बाद उसका अवलोकन किया, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, प्रवासी भारतीयों का किस तरह से भारत में योगदान है उसको साफ तौर पर दर्शाती है। रामायण की विरासत को ये प्रदर्शनी दर्शा रही है। और इसके साथ ही खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों व देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है एक
विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारतीय जिस देश में भी जाते हैं वहां बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के दिल में भारत धड़कता रहता है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत निर्मित प्लेन से यहां आए। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्वीकृत युग में प्रवासी समुदाय महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हम जिन जन केंद्रित परिवर्तनों को बढ़ावा देते हैं, उनसे प्रवासी समुदाय को भी लाभ होता है। In a globalized era, the diaspora only becomes more important with each passing year. Whether it is technology, best practices, or resources, be it tourism, trade, or investment, the two-way flows you enable are invaluable. Very people-centric changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living, or facilitating connectivity and travel. और अब बात तिरुपति में हुए हादसे की करते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम
अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ये भगदड़ मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल वैकुंठ द्वार दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4000 लोग लगे हुए थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया। आज वो घायलों से मुलाकात भी करेंगे। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश से और भी अपडेट लेते हैं। उर्मिलेश, तिरुपति में इस तरह का हादसा हुआ है, उसको लेकर के किस तरह का अपडेट अब सामने आ रहा है? हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और उसके बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू खुद उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हालचाल जाना है और स्थिति का जायजा लिया है। जी बिल्कुल, देखिए बुधवार शाम को यहाँ पर लगभग 8 से 9 बजे के बीच में जो है, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए जो है यहाँ पर लगभग 10 विंडो बनाई गई थी, जहाँ पर कि जो एक विंडो में जो है भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में लगभग जो है 6 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं SIM जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर वेंकटेश्वर के जो मेडिकल कॉलेज है, इसके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें बताया है, जिसमें से कि अधिकांश महिलाएं हैं। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश जो यहाँ पर जो घायल लोग हैं उनको यहाँ पर लाया गया है उस भगदड़ में। अभी की अगर बात की जाए, ताज़ा अगर अपडेट की बात की जाए संध्या, तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री, वो यहाँ पर आए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्यप्रकाश, वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जैसे कि हमें प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो है खुद मुख्यमंत्री भी जो है थोड़ी देर में आने वाले हैं और तमाम जो घायल है उन घायलों को जो है यहाँ पर जो है उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जो है उनसे जो है देखेंगे। और साथ ही एक बात और है संध्या कि यहाँ पर जो कल भगदड़ हुई थी बुधवार को, उसमें भगदड़ के क्या कारण रहे हैं, कैसे ये भगदड़ हुई है, उसके भी जांच के आदेश यहाँ पर प्रशासन ने दे दिए हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ के जो कुलपति हैं उन्होंने बताया है कि जिनकी जो है मेजर इंजरी जिनको हुई थी उनको लगभग 15 लोगों को यहाँ पर जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी जो है कई लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है एडमिट है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है जो एडमिट है उसमें अधिकांश लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं। कई लोगों के जो है पाँव में चोट लगी है, कईयों के जो है चेस्ट में चोट लगी है, कईयों के हाथ में लगी है और 2 से 3 लोगों के जो है कमर की जो पीठ की जो हड्डी होती है, यानी बैकबोन जो होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें जो है चोट आई है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है घायलों का यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। उर्मिलेश, जो वैकुंठ द्वार है, क्या वहां पर अभी भी दर्शन की जो प्रक्रिया है वो खुली हुई है या फिर कल जो ये हादसा हुआ उसके बाद से जो टिकट लेने का काउंटर था और वैकुंठ द्वार खुलने की जो प्रक्रिया थी, दर्शन लाभ लेने की जो प्रक्रिया थी, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है? किस तरह की स्थिति इस समय वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए ये सुबह 5 बजे इस खिड़की को खुलना था जहां पर कि टोकन मिलना था और शाम को ही 8 बजे के आसपास 8 से 9 बजे के बीच में ये घटना हो गई थी। लिहाजा ऐसे में जो है प्रशासन यहाँ पर हरकत में आया और तुरंत जो है फिलहाल जो है अभी जो है उसको कल जो है रोक दिया गया था और सुबह 5 बजे क्योंकि टिकट मिलने थे तो लिहाजा अभी प्रशासन की तरफ से थोड़ी देर में जो है यहाँ के जो जिलाधिकारी है वो जो है आधिकारिक बयान देंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या जो है टिकट मिलेंगे और क्या जो है, क्योंकि 10 तारीख से यहाँ पर जो है दर्शन होने हैं वैकुंठ द्वार के। तो ऐसे में जो है अभी आधिकारिक तौर से यहाँ के जो जिलाधिकारी है वो जो है यहाँ पर जो है सब मीडिया को जो है बाइट देंगे ऑन रिकॉर्ड और साथ ही जो है वहाँ आगे की प्रक्रिया क्या होगी और जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कैसे यहाँ पर जांच हो रही है, वो भी जो है यहाँ के जो जिलाधिकारी है तिरुपति के वो आधिकारिक बयान देंगे। संध्या जी, बहुत शुक्रिया उर्मिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों की फिर से जांच करने का फैसला किया है। इस संबंध में यूपी सरकार के उपसचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। गृह विभाग से आए पत्र के मुताबिक संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर 47 साल पहले हुए दंगों की दोबारा जाँच करेगी और 1 हफ्ते में जाँच रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद्र को जाँच अधिकारी बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जांच में काफी भेदभाव किया गया था। अब सरकार ने दंगों की फाइल को फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं। संभल में 29 मार्च 1978 को दंगे भड़क गए थे। 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। दंगों में 184 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही 169 मुकदमे दर्ज हुए थे। और इतना ही नहीं, मुरादाबाद के कमिश्नर ने संभल के डीएम से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास मंगवाए हैं। कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में किस लेवल पर क्या चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी। कोर्ट के वारंट का स्टेटस क्या है, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए किस लेवल पर कोताही बरती गई है, इस बात को जानने के लिए दंगे से जुड़ी फाइलें मांगी गई है। फाइलों को देखने के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन की बाकी सभी पार्टियां दिल्ली में बिना वजूद के हैं, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल को साफ दिख रहा है कि वो हार रहे हैं और भाजपा ही निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बना रही है। दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। और इसी क्रम में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सीएम आतिशी समेत पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल को अचानक अपने प्रचार के लिए दूसरे राज्यों से नेताओं को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आतिशी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे, दिल्ली में उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। और बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे की ओर से कई नए पहल की जा रही है। रेलवे इस बात का ध्यान रख रहा है कि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने झूसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दोनों स्टेशन पर 10,000 यात्रियों की कैपेसिटी के साथ 6 यात्री आश्रय भी बनवाए गए हैं। को लेकर रेलवे ने ढेर सारे प्रयास किए हैं, जिसमें यात्रियों के लिए यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं स्टेशनों पर। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो झूसी और प्रयागराज रामबाग में यात्री आश्रय स्थल बने हैं।
जो आश्रय स्थल बने हैं, अगर जोशी की बात करें तो 6 आश्रय स्थल बनाए गए हैं और रामबाग में भी 6 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इस बार जो एक अलग और कदम उठाया है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि यूटीएस टिकट काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी, श्रद्धालुओं को खुद यूटीएस टिकट काउंटर उन तक पहुंचेगा। मतलब ये है कि मोबाइल यूटीएस लेकर जो हमारे कॉमर्शियल के स्टाफ हैं वो खुद जाएंगे जो श्रद्धालु हैं उनके बीच, और उनको जहां का टिकट बनाना रहेगा वहां का टिकट वो इमिडिएटली उनके सामने बनाकर प्रिंट करके उनको दे देंगे। और इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुसमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का दिल्ली में सम्मान होगा। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। तो आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लखपति दीदी दिव्या निषाद। राजनांदगांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का होगा सम्मान। कोरोना में पति की मौत से टूटा परिवार तो पत्नी ने संभाली जिम्मेदारी। अब है लाखों की इनकम, राष्ट्रपति करेंगी सम्मान। छत्तीसगढ़ की दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में भी हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखी। दिव्या निषाद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वर्ष 2021 में कोविड-19 की वजह से उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। गरीबी की स्थिति थी और उन्हें किसी तरह का अनुभव और ज्ञान नहीं था। पति की आकस्मिक मृत्यु के दुख ने परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। ऐसे समय में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए समूह की दीदियों से दिव्या निषाद को हिम्मत मिली। मेरे हस्बैंड का जब देहांत हुआ तब बहुत हम लोग का परिस्थिति बहुत ही डाउन था। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप का था। लेकिन समूह से जो बिहान वाले हैं बहुत मतलब सहयोग किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद दिव्या के जीवन में परिवर्तन आया और आज बिहान की बदौलत उनका घर फल फूल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान दिव्या निषाद बैंक सखी, बैंक मित्र, पुस्तक लिखने का कार्य तथा छोटे व्यापार प्रारंभ करने का कार्य सीखने लगी। वो जय मां अम्बे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह में कार्य करने के दौरान उनका आत्मविश्वास बढ़ा और समूह के माध्यम से ऋण लेकर छोटा सा व्यापार प्रारंभ किया। आज उनकी सालाना आय 4 लाख रुपए से अधिक है। छोटा सा अपना दुकान खोली हूँ समूह के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सहयोग मिला है जिसमें मैं अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही हूँ। मेरा परिवार चल रहा है इसमें और सभी महिलाओं को लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लखपति के कैटेगरी में हूँ। राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह का कहना है कि बिहान योजना कई वर्षों से चल रही है। बिहान की जो योजना है काफ़ी सालों से चल रही है। उसमें अलग अलग दीदियाँ अलग अलग गतिविधियाँ कर रही हैं। जैसे कपड़े का जो व्यवसाय है वो भी निषाद दीदी चला रही हैं। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए देश भर से 10 लखपति दीदियों का चयन किया गया है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली लखपति दीदी दिव्या निषाद की है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित भी करेंगी। केंद्र शासन की लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाता है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़।